हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? चीन ने अमेरिका पर जवाबी हमला करते हुए माल पर टैरिफ लगाया। तो आप ध्यान रखेंगे, यानी हम लोग 5 और 6 दोनों फरवरी की क्लास कल आपको पता है, यानी इश्यू हुआ था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो देखिए, जो अभिजीत बनर्जी साहब ने नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने जो बात कही थी वह बात आज आपके सामने दिख रही है। इनफैक्ट और पीछे भी हम देखते रहे, क्या दिख रहा है? ट्रेड वॉर की कंडीशन। तो ये केवल मैंने एग्जाम्पल के लिए, यानी इतना बड़ा आर्टिकल, केवल हम इसको बस एक लाइन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए यूज करेंगे। ट्रेड वॉर पर ट्रंप ने लगाया और तुरंत जवाब में चाइना ने भी अपनी तरफ से अपनी बात आगे बढ़ा दी। तो स्वाभाविक रूप से जीएस पेपर 2 आईआर हो ही गया। ट्रेड वॉर प्रोटेक्शनिज्म, हमने परसों की क्लास में विस्तार से इस पर चर्चा की थी, अगर आपको याद हो। और फिर स्वाभाविक रूप से ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण के अगेंस्ट है इस प्रकार की एक्टिविटी। ऐसे हर जगह आएगा ही आएगा, और प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज यही टॉपिक जरा देखिएगा, गजब का आपको सिखाने जा रहा हूं। यानी हमने परसों की क्लास में पढ़ा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, यानी बढ़ा करके मैक्सिको, कनाडा के उत्पादों पर चीन पर जितना टैरिफ था उस पर 10% और लगा दिया। चीन ने जवाबी कार्रवाई की। तो ये जो ट्रेड वॉर और प्रोटेक्शनिज्म है, यानी संरक्षणवाद, और जो ये व्यापार युद्ध हो रहा है आज, उसको जरा इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, मतलब इस टर्मिनोलॉजी को देखिएगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने। बेगर थाई नेबर पॉलिसी, यानी ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, माल पर टैरिफ लगाया, संरक्षणवाद को आगे बढ़ाया, इसे कहते हैं बेगर थाई नेबर पॉलिसी। यानी बेगर थाई नेबर नीतियां वैश्विक व्यापार को ठप कर सकती हैं, ग्लोबल ट्रेड को ठप कर सकती हैं। बेगर थाई नेबर पॉलिसी। अब आप कहेंगे सर ये क्या? एक कहावत है, मुहावरा है। एडम स्मिथ साहब ने अपनी जो मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति है, फ्री ट्रेड का उनका जो अपना आर्थिक सिद्धांत है, उन्होंने इसका जिक्र किया। हालांकि ये उस शब्द के जन्मदाता नहीं, उन्होंने जिक्र किया कि भाई मुक्त व्यापार की नीति होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, इस प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। तो यही लिखा गया है, बेगर थाई नेगर नीतियां। यानी जो ये हम संरक्षणवाद अपना रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में दूसरों का माल ना आए उसके लिए टैरिफ, नॉन टैरिफ उपाय अपना रहे हैं, वह बेगर थाई नेबर नीति है। यानी बेगर थाई, बेगर माने भिखारी। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बेगर माने भिखारी, ठीक है। नेबर माने पड़ोसी, थाई माने अपने, तुम कुछ भी कह सकते हो, यानी अपने पड़ोसी को भिखारी बनाना। बेगर थाई नेबर, नेबर माने पड़ोसी, बेगर माने भिखारी, अपने पड़ोसी को भिखारी बना देना, यानी उसको किसी भी प्रकार के व्यापार के अवसर से रोक देना। तो यह एक कहावत है, और यह कहावत इस घटनाक्रम में पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। सेम वही, यानी आईक्यू आईपी इसका जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं जाएगा। फिर इसके बाद बजट में जो टैक्स में कटौती की गई है, एक तरफा जुआ कहा गया है। तो अभी से बजट स्पेशल चल ही रहा है, तो एक तरफा जुआ क्यों है, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, सरकारी बजट, टैक्सेशन, वो सारी चीजें। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, और ऐसे तो बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह आईक्यू आईपी कर देता हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे समाचार, ये 5 तारीख के हैं, अब आप देख सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया, जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, यानी जो पवित्र उपवन होते हैं, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा थी। प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए ये, इसको मैं बहुत वेटेज दिया हूं। हालांकि हम ऑब्वियस एनवायरमेंट में सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, यानी सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका, इन विषयों पर भी हम पढ़ सकते हैं। और फिर पश्चिमी घाट संस्कृति, स्मृति और लचीलेपन का जीवंत संग्रह, आंतरिक स्टील, इनर स्टील क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे। ट्रंप के साथ आगे कैसे बढ़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है। शासन पर केंद्रित बजट, यानी बजट में गवर्नेंस को कैसे फोकस किया गया। शिक्षा में सुधार को गति देने वाला कुछ उपाय यहां पर जिक्र किया गया है।
फिर आप ईएलएस कपास क्या है, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना? ईएलएस कपास तो प्रीलिम्स के लिए हो गया ईएलएस कपास। आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पीएलजीए। यह एक आर्मी है माओवादियों की, पीएलजीए। तो माओवादियों की आर्मी के बारे में आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी से आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और जीएस पेपर 3 वामपंथी उग्रवाद इंटरनल सिक्योरिटी में, और स्वाभाविक रूप से जीएस पेपर 2 हर जगह आता है, सरकारी नीतियां ए से और प्रीलिम्स। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक बन रहा है। आज इसी से अपने टॉपिक मतलब अपने एनालिसिस की शुरुआत करूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरलो पर कुछ डिसीजन दिया है। फरलो यानी जो कैदियों को मिलता है, तो उसको भी लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की भूमिका डेमोक्रेसी में क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, यानी सीधा इस विषय पर। और क्योंकि टॉपिक ज्यादा है तो सीधा पीडीएफ से आते हैं, यहां पर एनालिसिस स्वाभाविक रूप से कल कर लेंगे। ठीक रहेगा बच्चों? चलिए शुरू किया जाए। तो ये आपके सामने आ गया और फटाफट अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारा बेटा जो भी टॉपिक है उनको एक टाइटल दिया है, ट्रेड वॉर पर, बजट स्पेशल पर कौन कौन से हैं आप, और अदर्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, ठीक है। जो बच्चे पूछते हैं कि सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी या ये कोर्स कहां से लें, तो आप देख सकते हैं सारी जानकारी दी है। कमेंट में इतने कमेंट मैंने देखे, कल मेरी टीम ने भेजा मुझे, तो भाई अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है ना, और iOS एंड्रॉयड दोनों का दिया गया है, और फिर ये सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले लीजिए, पीडीएफ आपको मिलने लग जाएगी। ठीक है, चलिए। पीएलजीए का संगठन माओवादियों की गुरिल्ला सेना और उनकी खतरनाक बटालियन नंबर 1। अब ये टॉपिक आप देख सकते हैं, जरा एक बार आप मुद्दा पढ़िए। मुद्दा क्या है? 26 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की जो आर्मी है, जिसका नाम है सशस्त्र शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीएलजीए, की बटालियन नंबर 1 के 12 माओवादियों को मार गिराया। तो उसी समय ये बटालियन नंबर 1 चर्चा में आई है, और इसी बटालियन नंबर 1 के बारे में आपको समझाते हुए माओवादियों की जो सशस्त्र स्ट्रेटजी है, आर्म्ड स्ट्रेटजी है अगेंस्ट टू भारत सरकार, याद रखें, माओवादियों की जो सशस्त्र रणनीति है हमला करने की भारत सरकार के खिलाफ, उसमें पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इनकी सशस्त्र स्ट्रेटजी क्या है इस विषय पर बातचीत करेंगे। अभी तक कभी भी जीएस पेपर 3 में इनकी सशस्त्र बटालियन पर कुछ नहीं पूछा गया है। मे भी ये काफी चर्चा में है, तो 2025 के मेंस में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, 2024 से सुरक्षा बलों द्वारा किए गए तीव्र अभियानों ने इस आर्मी को, यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी को कमजोर कर दिया और उसे रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, स्वाभाविक है। फिर भी बटालियन नंबर 1 बीजापुर और सुकमा के घने जंगलों में एक बड़ा खतरा आज भी बनी हुई है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक माओवादी विद्रोह को खत्म करना है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बना हुआ, और जिसमें पीएलजीए की जो गुरिल्ला यानी जो बटालियन नंबर 1 है, गुरिल्ला वॉर करती है, यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है भारत सरकार के समक्ष, अगर उसे 2026 तक इन सभी यानी जो लक्ष्य रखे गए उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो ये आप समझ पाए मुद्दा क्या है बच्चे? मुद्दा क्या है एक बार बताएं मुझे। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, फटाफट बताइए सभी लोग, फटाफट एक बार खुद रीड करो, इसको समझो, चूंकि पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं,
और बाद में इस पे टाइम देना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्लास में ही 100% सब सीखते चलिए, जिससे आपको बात के लिए कुछ रखना ही ना पड़े। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा, छवि कह रही कि सर क्लियर नहीं हुआ, तो मैं और क्लियर कर देता हूं। वामपंथ उग्रवादी तो सबको पता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यानी मेरे प्यारे बच्चों, भारत की जो विकास रणनीति रही है उससे क्षुब्ध होकर के 1967 में नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल से, नक्सलबाड़ी एक जगह है, वहां से पश्चिम, ये है वेस्ट बंगाल, वहां से चारू मजूमदार, कानू सयाल, इन लोगों ने नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत की। और इसका कारण रहा इन क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। ये तो सबको पता है, अगर नहीं भी पता, जो नए बच्चे, बस यही आपको पढ़ना, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। अब इनके इस सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को एक विचारधारा ने आवाज दी। उस विचारधारा का नाम है माओवादी विचारधारा। जैसे समाजवाद, लोकतंत्रवाद, संविधानवाद, ये सब आप पढ़ते हैं ना, वैसे ही माओवादी विचारधारा, यानी चाइना का जो संस्थापक था माओ से तुंग, उसकी विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन काम करने लगा। और साम्यवादी विचारधारा क्या, समाजवादी जो मार्क्स की विचारा है उसी का ये एक प्रतिक्रियावादी चरण है। यानी जो समाजवाद की मूल विचारधारा वही साम्यवाद की है, लेकिन यह एक्सट्रीम परिवर्तन की बात करता है, व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव कर देने की मांग करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो साम्यवादी विचारधारा यानी माओवादी विचारधारा के आधार पर भारत में नक्सलवादी आंदोलन हुआ, वह भारत में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है। यानी बच्चों, जो अभी आज की मोदी सरकार है या पीछे की यूपीए सरकार या कोई भी सरकार रही होगी, तो ये चाहती है कि इनको उखाड़ फेंके और इनकी जगह हम अपना एक ऑल्टरनेटिव मॉडल यानी वैकल्पिक मॉडल इनके पास बना हुआ ये यानी माओवादी विचारधारा पर भारत में शासन की स्थापना करें। यही इनका लक्ष्य भी है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के यह न्यूज आई है कि अभी हाल फिलहाल में, यानी मैंने उस समय भी न्यूज में दिया था कि जो है सुरक्षा बलों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की सशस्त्र शाखा की एक बटालियन है, जैसे आर्मी की बटालियन होते वैसे इसकी भी एक बटालियन है, और उसके 12 माओवादियों को मार गिरा है। तब से यह बटालियन चर्चा में है। सिंपल सी बात, अब तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया, यानी सामान्य रूप से वामपंथी उग्रवाद क्या है, बाकी डिटेल में इसको जीएस पेपर 3 जब पढ़ेंगे। अब यहां पर मुद्दा क्या हो जाता है वो आपको बता देता हूं। तो PLGA जिसके बारे में मैंने बात की, यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, इसका नाम आप सबने पढ़ ही लिया। ये मेरे प्यारे बच्चों माओवादियों की एक आर्मी है, जैसा नाम से स्पष्ट है, सेना है, और ये 3 स्तरों में बटी हुई है। इसके 3 लेवल्स हैं, जैसे हमारी होती है ना थल सेना, वायुसेना, इस प्रकार। तो 3 लेवल में यह बटी हुई है। पहला होता है मेन जो आर्मी है या मेन फोर्स है, ऐसा कह ले, मेन फोर्स, ठीक है। मेन फोर्स कौन सी है, मुख्य बल कौन सा है, प्रशिक्षित लड़ाके, प्रशिक्षित लड़ाके, इसे ही बोलते हैं बटालियन नंबर 1। और इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। क्या माना जाता है, इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। फिर इसके बाद एक होता है माध्यमिक बल, इंटरमीडिएट फोर्स,
ये होता है लोकल, यानी स्थानीय रूप से इसमें लोग शामिल होते हैं। लोकल गुरिल्ला स्क्वाड होती है, जैसे ठीक है ना, जैसे हमारे एनएसजी वनएसजी टाइप का कुछ ऐसा ही आप इमेजिन कर लीजिए, लोकल गुरिल्ला स्क्वाड जो छोटे छोटे हमले करती है। और तीसरा होता है आधार बल, बेस फोर्स। बेस फोर्स, बेस फोर्स यानी गांव में जो समर्थक होते हैं, गांव में इनके जो समर्थक होते हैं, जो मतलब जो इनके इन्फॉर्मर की तरह काम करते हैं, जो इन्हें लॉजिस्टिक्स की सप्लाई करते हैं, वो लोग। ठीक है बेटा, इसी के बारे में बातचीत इस एडिटोरियल में की गई। अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया है? कोई कोई डाउट? अब आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस पीएलजी के बहुत से नेताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें नाम है, एक नाम है नंबला केशवा राव उर्फ बसवराज। इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। बाकी और भी नाम है, जैसे हिडमा हिडमा मधवी है, हमले की प्लानिंग ये करता है। थिप्परी तिरुपति है, जिसका उपनाम देवजी है, माओवादी आर्मी का स्ट्रेटजी बनाने वाला, वो सब आप पढ़ेंगे। फिर ये आईडी बम से हमला करते हैं, AK-47 से हमला करते हैं, इंसास राइफल से। तो ये सब आपको बहुत ज्यादा इस पर लिखना नहीं होता, जो लिखना था वो मैंने बता दिया। बटालियन नंबर 1 बड़े बड़े हमले करती है, जिसका जिक्र भी किया गया। जैसे 2010 में उसने ताड़ मेटला में जब अटैक किया था, 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। फिर 2021 में उसने टेकल गुड़म में 22 जवानों को मार गिराया। फिर 2024 में फिर से टेकल गुड़म में 3 जवानों को शहीद किया। ठीक है, तो यही सारी बातें यहां पर जिक्र की गई हैं। तो इसी बहाने 2-3 मॉडल क्वेश्चन भी हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सरकार इनको रोकने के लिए क्या कर रही है। तो बच्चे, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे जब, होम मिनिस्ट्री की, तो कहती है कि भाई देखो, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, तो माओवाद को दूर करने के लिए हम सामाजिक आर्थिक विकास पर काम कर रहे हैं, और प्लस जो सशस्त्र उपद्रवी हैं उनका समूल नाश करने के लिए, उनको समूल रूप से उन्मूलित करने के लिए हमारी आर्मी काम कर रही, सॉरी, हमारी फोर्सेस काम कर रही है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो क्या क्या कर सकती है? पहला, सरकार भाई सुरक्षा बलों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की बढ़ोतरी करी, जैसे सीआरपीएफ हो गया, डीआरजी, एसटीएफ, ये सब भेजेंगे। नए पुलिस कैंप इन एरिया में, जैसे बीजापुर में, सुकमा में बनाए गए। विकास कार्य, सड़कें, स्कूल, रोजगार। टेक्नोलॉजी का उपयोग, यानी ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलांस का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, वो इनकी एक स्ट्रेटजी, इसे मतलब TCOS बोलते हैं बेटा। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई सब बच्चों को कि भाई माओवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ, उनकी मांग क्या है, यानी सत्ता का पूर्ण परिवर्तन, साम्यवादी विचारधारा की सरकार की स्थापना। फिर उसके बाद PLGA के बारे में मैंने पूरा बता दिया। बटालियन नंबर 1 खतरनाक है, उसके बारे में मैंने बता दिया। सरकार क्या कर रही, मैंने यह भी आपको बता दिया। भाई सामाजिक आर्थिक विकास, उसके साथ साथ जो लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके ऊपर पुलिस और कानूनी कार्रवाई। तो इसमें कुछ था नहीं। अब यहां पर जो मैंने टॉपिक करा, ये TCOS, मेरे बच्चों इसको याद रखिएगा। माओवादियों की सबसे बड़ी चाल होती है TCOS, इसे कहते हैं टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव, ठीक है। ये क्या होता बेटा?
ये जैसे आप वार्षिक समारोह सुनते हैं, हम लोग दिवाली दशहरा ये सब मनाते हैं, वैसे ये लोग भी मनाते हैं। जरा सुनिएगा, ये माओवादियों का वार्षिक यानी एनुअल सालाना हिट एंड रन युद्ध अभियान है, वार ऑपरेशन है, हिट एंड रन। हिट एंड रन यानी वही सलमान खान वाला कि भाई मारो गाड़ी से टक्कर और निकल लो, ठीक है। तो जो हर साल फरवरी से जून के बीच चलता है, कब चलता है? फरवरी से जून के बीच चलता है। आप देखिए, इसी दौरान यानी ये जो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन है जो फरवरी से जून के बीच में चलता है, इसी दौरान पीएलजीए पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सुरक्षा बलों पर तेज और बड़े हमले करती है। आप कहेंगे सर यही टाइम क्यों चुना गया है? गर्मी, क्योंकि गर्मी में जंगलों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और उनके छिपने के लिए जगह भी कम मिलती है। और इसी टीसीयूएस के दौरान वो क्या करते हैं, जैसे आईईडी ब्लास्ट करते हैं, यानी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा देते हैं सड़कों और जंगलों में। ये तो छिपा बम की पैर रखे हो फट गया। स्नाइपर हमले करते हैं, यानी छिपकर सुरक्षा बलों पर निशाना साधते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बोला जाता है घातक एम्बुश। घातक एम्बुश क्या होता है? यानी सुरक्षा बलों के काफिलों या कैंपों पर अचानक हमला कर देते हैं, इसे बोलते हैं घातक एम्बुश। सड़क निर्माण को रोक देते हैं, यानी विकास कार्यों को रोकते हैं ताकि उनकी पकड़ बनी रहे। स्थानीय लोगों को डराते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टीसीओएस भी आपको पता लग गया क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही सारी बातें यहां पर है जो सिखाई गई हैं। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। अब आइए हम लोग जरा समझते हैं, एक कविता के द्वारा आपको पीएलजीए समझाऊं, फिर आईक्यूआईपी पे आके आप लोगों के साथ जुड़ूं तो मजा आएगा, ठीक है। जिसमें सब समझा देता हूं एक कविता के द्वारा। माओवाद नंबर 1, पीएलजीए नंबर 2 और टीसीओसी, इन तीनों को, ठीक है, इसको टीसीओएस, अच्छा टीसीओसी, हाँ ठीक है, इन तीनों पर एक कविता है, जरा आनंद लीजिएगा। जंगलों में गूंज रही थी एक गाथा, जंगलों में गूंज रही थी एक गाथा, संघर्षों की यह बात पुरानी है, सुरक्षा बना माओवाद की जंग, ये भारत की सच्ची कहानी है। सुरक्षा बनाम माओवाद की जंग, ये भारत की सच्ची कहानी। पीएलजीए की सेना कैसी, यानी अब इस विषय पर कविता में प्रकाश डाला जाएगा। जंगलों में छिपी ये सेना गुरिल्ला युद्ध को अपनाती, पीएलजीए के दस्ते हैं खतरनाक, हमला कर फिर गायब हो जाती। 3 है इसके मुख्य स्तर, हर इकाई का काम अलग, बेस फोर्स, सेकेंडरी स्क्वाड और मुख्य बल सबसे तगड़ा। बटालियन नंबर 1 सबसे घातक, सुकमा बस्तर में रहता इनका आतंक, आईईडी स्नापर और एम्बुश से सुरक्षा बलों को डराता है। टीसीओसी यानी माओवादियों की चाल पर अब कुछ बातें। फरवरी से जब गर्मी बढ़ती, पीएलजीए हमला करती, आईईडी बिछाकर रास्तों में सुरक्षा पर घात लगाती, सुंतजू की छाया दिखती, छल से वार किया जाता, छोटे छोटे दस्ते बनाकर दुश्मन को भ्रमित किया जाता। अब आप कहेंगे सर ये सुंतजू कौन है? सुंतजू यानी ये गुरिल्ला वार के बड़े विद्वान, हालांकि वो इस टीसीओसी स्ट्रेटजी को सीधा सीधा वो नहीं आगे बढ़ाते, लेकिन गुरिल्ला वारफेयर के फादर, उनकी पुस्तक का नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। तो सुंतजू को भी मैंने इस कविता में शामिल किया, हालांकि एडिटोरियल में वो उनका जिक्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो सुंतजू ही गुरिल्ला वॉर के जन्मदाता है, जिनका इस्तेमाल माओवादी करते हैं, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। सुंतजू की छाया दिखती, छल से वार किया जाता, छोटे छोटे दस्ते बनाकर दुश्मन को भ्रमित किया जाता, घाटी में छिपकर ऊंचाई से वार, स्नाइपर का दागा जाता तीर, सुरक्षा बलों पर प्रहार, रोकते सड़कें, तोड़ते पुल, विकास की राहें जाम,
गांव में डर का राज बनाए, शासन पर करें संग्राम, शासन पर करें संग्राम। अब आता है सुरक्षा बलों की रणनीति क्या है। बढ़ी चौकसी बिछी है तारे, अब ड्रोन से नजर रखी जाती, सड़कें बनेंगी गांव बसेंगे, ये सरकार की शपथ बताती, ये सरकार की शपथ बताती। आईईडी डिटेक्शन, गश्त रातों में एम्बुश से बचना आता, अब स्नाइपर भी हमारे पास, सुरक्षा बल भी सीख जाता। स्थानीय लोगों का हमदर्द बने, रोजगार स्कूल पहुंचाएं, जब जनता संग सरकार खड़ी हो तब पीएलजीए भाग जाएं, तब पीएलजीए भाग जाएं। निष्कर्ष, माओवाद मिटेगा कैसे। अंतिम आते हैं, ना सिर्फ हथियार ना सिर्फ युद्ध, समाधान विकास में छुपा, जब गांव गांव में उजाला होगा माओवादी चुप होगा। पीएलजीए की ताकत घटेगी जब टीसीओसी होगा विफल, रोजगार और शिक्षा बढ़ेगी तब विकास होगा सफल। बंदूकों से नहीं कलम से युद्ध, बदलाव लाने का सपना, भारत में शांति का होगा सूरज, जब हर हाथ में हो अपना सपना, जब हर हाथ में हो अपना सपना। ठीक है, यानी सिर्फ सैन्य बल नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और विकास नक्सलवाद को कम कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सारी चीजें इस टॉपिक से संबंधित समझ गए। ये जो टीसीओसी है, ये मेरा पढ़ाने का मकसद यही था कि अगर इन सब चीजों को आप एग्जाम में हल्का सा भी जिक्र करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अब यूपीएससी देख सकते हैं, सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी यूनिट है, विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां, ऑब्वियस है नक्सलवादी क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां। ठीक है, तो आपके सामने, और ऐसे तो आप कुछ भी जहां जैसे मर्जी हो आप यूज करेंगे। स्वीकार कीजिए, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर 2 कीज टू सक्सेस, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। तो ये हर जगह जाएगा, इसमें कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे भाई स्वीकार कीजिए, सुधार करने की और बेहतर काम कीजिए जिससे बटालियन नंबर 1 को आप नेस्तनाबूद कर सकें। स्वीकार करना है कि अभी भी चुनौती है, हमने 2026 का टारगेट रखा है। विजनरी डिसीजन, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो विजनरी डिसीजन किया कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह भारत के समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप कैसे भी इसको, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, यानी पॉलिसी मेकर्स के विजडम ने ट्रुथ को फाइंड किया कि हम नक्सलवाद का समापन करना समय की मांग है, और उन्होंने 2026 का डेट तय कर दिया। हालांकि उसके मार्ग में चुनौतियां हैं, जैसे पीएलजीए, उसकी बटालियन नंबर 1। हाँ बिल्कुल, निशा कह रही है वे सपने जो सोने ना दे, तो बहुत सी चीजें। ठीक है, वे सपने जो सोने ना दे आज भी हमारे सामने चले। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू आगे बने हुए। स्टेट पीसीएस में अब यूपी पीसीएस सेम वही देख सकते हैं, सेम वही यूनिट है, सेम देख सकते हैं। बिहार पीसीएस के अंदर भी आप देखिए, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की, तो राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उसमें नक्सलवाद पर कुछ भी होगा तो क्या वो आपसे बिहार पीसीएस में पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, तो आपके पड़ोस में ऑब्वियस है झारखंड में भी इसका गहरा इंपैक्ट जो बिहार पीसीएस की तैयारी करे। ठीक है, तो ए से जैसे पूछा था, अनेर धुनेर के राम रखवार, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो जिसका कोई नहीं है, यानी इन क्षेत्रों के जो वंचित हैं, सरकार को वहां विकास नीतियां ले जानी चाहिए और इस कहावत को चरितार्थ करना चाहिए कि अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी जिसका कोई नहीं उसके लिए सरकार है, सरकार की नीतियां, और फिर वो सभी मुख्य धारा से जुड़ेंगे और धीरे धीरे माओवादियों को जो स्थानीय स्तर पर लोकल सपोर्ट मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक के स्तर पर, इन्फॉर्मर के स्तर पर, वो मिलना बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी कमर टूट जाएगी। तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक हिंसक खतरा बन गया है। तो अब आपको क्या बताने की जरूरत है कि नक्सलवाद कैसे सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है। यानी जहां पर वंचना है, गरीबी है, प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन है, वहीं पर इसकी जड़ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया।
इस संदर्भ में निपटने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति के साथ उभरते मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यानी एक बहुस्तरीय रणनीति। अब आप लोग जरा इस प्रश्न पर सोचिए बच्चों, जरा इस प्रश्न पर सोचिए। सोचो भाई। ठीक है, अभी तो रेगुलर इस पर प्रश्न जीएस पेपर 2020 देखिए। भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है? क्या क्या सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा? पिछले ही प्रश्न में यह बात कही गई है। ठीक है, कही गई है कि नहीं कही गई है बच्चों? ठीक है, वामपंथी उग्रवाद तो लगातार वामपंथी उग्रवाद पर, वामपंथी उग्रवाद में गिरावट का रुझान दिख रहा है, लेकिन यह अभी भी देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहे। तो देश का यही हिस्सा बीजापुर वाला इलाका है, सीधा सीधा इसमें इस घटना का जिक्र आएगा। ठीक है, फिर 2015 पिछड़े इलाकों में बड़े उद्योगों के विकास के लिए सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप आदिवासी आबादी और किसान अलग थलग पड़ गए, जिन्हें कई बार विस्थापन का सामना करना पड़ता। मलकानगिरी और नक्सलवाड़ी केंद्रों के साथ वामपंथी उग्रवाद सिद्धांत से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? यानी इनको किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाया जाए? स्वाभाविक है, सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। शिक्षा, पोषण, सड़क, रेल, ये सारी चीजें जीएस पेपर तो ये रेगुलर आता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि इन पर हमें निगाह बनाए रखनी। 2011 में ऐसे भी पूछा गया था। भारतीय संदर्भ में आतंकवाद से निपटने में मानवीय खुफिया जानकारी और तकनीकी खुफिया जानकारी दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो नक्सलवाद से निपटने के लिए भी दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्ण, इसीलिए हम ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवाद और विश्व शांति, आप कहेंगे नक्सल के अटेम्प्ट क्या आतंकवाद? बिल्कुल, जो आतंक से अपनी इच्छा को मनवाए वो सब आतंकी कार्यों में गिने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सभी प्रश्नों का डिटेल तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब तो अपन बेसिक क्लास में करेंगे ही करेंगे। अब आता है एथिक्स एंड एसे। क्या है? तो एसे मैंने काफी कुछ डिस्कस कर ही दिया है। ठीक है बच्चों, और एथिक्स से क्या इसको जोड़ा जा सकता है नैतिकता के साथ? बोलो भाई। स्वाभाविक है मेरे बच्चों। अब एथिक्स की आज से ऐसी ही आपको यहां डिटेल क्लास मिलेगी, फ्री हैंड वो मैं दूंगा। यानी क्या पीएलजीए, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, क्या टीसीओसी, माओवाद नैतिकता से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। अगर कोई पूछे क्या ये तीनों एथिक्स या नैतिकता, मोरालिटी, नैतिकता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, जैसे पहला एथिक्स ऑफ वॉर, हर एक युद्ध का अपना एक नैतिकता होती कि नहीं भाई? जैसे आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा कि लोग कहते थे युद्ध होगा तो हम किसानों को, यानी किसानों को, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और लोग नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि उन्हीं से उनका राजस्व आता था। तो एथिक्स ऑफ वॉर और नक्सली हिंसा, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? क्या किसी भी विचारधारा के लिए, अब जरा आप नोटिस करेंगे, यानी अब इसी को समझा रहा हूं, क्या किसी भी विचारधारा के लिए हिंसा जायज है? आप बताइए। पहला, क्या राज्य के दमन के लिए हथियार उठाना नैतिक है? माओवादी खुद को वंचितों की आवाज बताते हैं और यह तर्क देते हैं कि राज्य ने उनके अधिकार छीने हैं, इसलिए वे हथियार उठाने को मजबूर है। लेकिन यह उनका तर्क ठीक है, लेकिन
बेकसूर नागरिकों, पुलिस और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या नैतिक रूप से सही है? तो जस्ट वॉर थ्योरी, एक थ्योरी है बेटा, जस्ट वॉर थ्योरी, यानी तार्किक युद्ध, या जस्ट को हम नैतिक भी कह सकते हैं। जस्ट वॉर थ्योरी के अनुसार, पहला, युद्ध का उद्देश्य न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और तीसरा, हिंसा अंतिम विकल्प होना चाहिए। तीनों याद रखिएगा जस्ट वार थ्योरी, क्योंकि जस्ट वार थ्योरी आप इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन कहीं पर भी डाल सकते हैं। यानी जस्ट वार थ्योरी वार एथिक्स का प्रिंसिपल है। तो जस्ट वार थ्योरी के अनुसार तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहला, युद्ध का उद्देश्य न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा, हिंसा अंतिम विकल्प होना चाहिए। अब अगर जस्ट ऑफ वार थ्योरी एक बार बच्चे बताएं, आप लोग समझ में आ गया? जस्ट वार थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया है तो बस तुरंत आ जाइए, नैतिकता चेक कर लीजिए इस टॉपिक में। तो क्या पीएलजी है, यानी जो यहां पर ये बने हुए भाई साहब, तो क्या पीएलजीए के हमले निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, जिससे नैतिक रूप से उनका समर्थन कठिन हो जाता है? जी हां, इसलिए उनका यह कदम नैतिक नहीं है। मजा आ गया? ठीक है, तो एक चीज ये हो गया, पहला मुद्दा एथिक्स ऑफ वार। दूसरा मुद्दा हो गया मानवाधिकार, ह्यूमन राइट और नक्सली हिंसा। मानवाधिकार और नक्सली हिंसा मतलब, अब आपसे प्रश्न है कि क्या, सोचिएगा, क्या माओवादी वास्तव में आदिवासियों और गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं? अब आप कहेंगे हां, लेकिन जरा हकीकत पर नजर डालिए। माओवादी गांव में लोगों को जबरदस्ती भर्ती करते हैं, उनसे टैक्स वसूलते हैं, और जो विरोध करे उन्हें मार देते हैं। बच्चों को बाल मिलिशिया, यानी बच्चों की भी आर्मी बनाते हैं, बाल मिलिशिया के रूप में लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ भी हिंसा के कई मामले सामने आए। तो ऐसे में मानवाधिकार का सिद्धांत क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, लेकिन पीएलजीए इस अधिकार को छीन लेता है। ऐसे में क्या यह नैतिक है? नहीं। माओवादी वंचितों के हक की बात तो करते हैं, लेकिन उनके ये अधिकारों का हनन करते हैं। यह नैतिक रूप से गलत है। मजा आ गया बच्चों? दूसरा पॉइंट भी। तीसरा आता है राज्य की नैतिकता, यानी तीसरा आता है राज्य की नैतिकता, एथिक्स ऑफ द स्टेट। क्या सरकार सही कर रही है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। क्या सरकार की नीतियां नैतिक रूप से सही है? क्या सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही सही रास्ता है? अब यहां पर दो प्रश्न उठते हैं राज्य की नैतिकता को चेक करने के लिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बताना है भैया, राज्य की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? विकास करना, शिक्षा और रोजगार देना, आदिवासियों के हक की रक्षा करना। दूसरा, जो भी सुरक्षा बल हैं उनको कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ठीक है, तो अगर सरकार ऐसा कर रही तो स्वाभाविक रूप से नैतिक है। लेकिन कई बार सुरक्षा बलों द्वारा जो बल प्रयोग किया जाता है या अत्यधिक कार्रवाई होती है, उसे हम पूर्णता उचित नहीं मान सकते। इस प्रकार की चीजें आपको देख सकते हैं। ठीक है, मजा आ गया? तो अब आता है कि इसका नैतिक, क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है राज्य और माओवाद के बीच में, क्या इसका कोई नैतिक समाधान हो सकता है? भाई कानूनी और हिंसा बल इन सब से तो हो सकता है, लेकिन क्या नैतिक समाधान हो सकता है? जी हां। कैसे? पहला, जस्ट गवर्नेंस, यानी न्यायपूर्ण शासन। कैसे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, विकास करना, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, जिसे बोलते हैं जस्ट गवर्नेंस। जस्ट को बोलते हैं हिंदी में न्यायपूर्ण। दूसरा, पीस एंड रिहेबिलिटेशन, शांति और पुनर्वास, यानी जो नक्सली हैं अगर आत्मसमर्पण करते तो उनके लिए अच्छी पुनर्वास नीति हो। तीसरा, एमएफडी। क्या है एमएफडी? मिनिमम फोर्स डॉक्ट्रिन। ये मेरे द्वारा बनाया गया शब्द है, किताबों में मिलेगा नहीं, आपको चेक करिएगा। एमएफडी,
मिनिमम फोर्स डॉक्ट्रिन, यानी इसका मतलब होता है जैसे डोभाल डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन, वहां से मैंने निकाला मिनिमम फोर्स डॉक्ट्रिन, मतलब न्यूनतम बल का प्रयोग कीजिए, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई कीजिए जो हिंसा में शामिल है, निर्दोष जनता को ना फंसाइए। और अंतिम में एथिकल पुलिसिंग, नैतिक पुलिसिंग, यानी सुरक्षा बलों को, इसका अर्थ होता है कि सुरक्षा बलों को ह्यूमन राइट्स के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील बनाया जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब निष्कर्ष में आते हैं, एथिक्स में नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है, अंत में आते हैं नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही। पहला, माओवादी सामाजिक न्याय का दावा करते हैं लेकिन उनकी हिंसा नैतिक नहीं हो सकती, तो पूरे का निष्कर्ष बता दे रहा हूं। दूसरा, पूरे मतलब एथिकल एस्पेक्ट से, दूसरा, राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि लोगों का विश्वास जीतना भी है। तीसरा, टीसीओसी नैतिक रूप से अनुचित है क्योंकि यह निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वास्तविक समाधान सैन्य रणनीति के साथ साथ सामाजिक न्याय और विकास में निहित है, यानी सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि न्याय, शिक्षा और विकास से नक्सलवाद को नैतिक रूप से समाप्त किया जा सकता है, और यही गृह मंत्रालय की अप्रोच भी है। मजा आया मेरे बच्चों? सब बच्चे एक बार बताएं मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया? बस मजा आ गया, ऐसे ही बेटा सिलेक्शन लेना। अब मॉडल क्वेश्चन भी बन गया इतना पढ़ने के बाद। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के संगठनात्मक ढांचे और भारत में माओवादी विद्रोह में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किए? 250 वर्ड। अब पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? अभी आगे आंसर भी, टेंशन नहीं लेना। भारत में माओवादी उग्रवाद से निपटने में सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, उनसे निपटने के उपाय सुझाएं। अब आता है, भारत में वामपंथी उग्रवाद सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक समस्या, यानी जो पीवाईक्यूज थे उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, यही फ्यूचर के क्वेश्चन है। माओवादी उग्रवाद के संदर्भ में चर्चा करें, 250 वर्ड्स। तो भैया अब यहीं पर पूरा पीएलजीए सीपीआई माओवादी की गुरिल्ला सेना और बटालियन नंबर 1 तो मैंने पीछे पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ाने की जरूरत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माओवादी की सशस्त्र शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी भारत के सबसे शक्तिशाली आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक है। मुख्य रूप से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सक्रिय पीएलजी 3 स्तर पर काम करता। बटालियन नंबर 1 बताने की जरूरत नहीं है, हो गया जो मैंने पढ़ाया है वही सब। अब यहां पर यही सब बता गया, माओवादी इंसर्जेंसी 1967, नक्सलबारी वेस्ट बंगाल, सब बता दिया हूं कि नहीं? जो बताया हूं वही चीज लिखा। पीएलजी कब बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो ये सारी वर्तमान में कहां ये काम कर रही है, तो विशेष रूप से बीजा और सुकमा जिलों में पीएलजीए का काम अभी केंद्रित है। इसका संगठन कैसा है मैंने पहले बता दिया, आधार बल, द्वितीयक बल, मुख्य बल, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं, यानी बेस फोर्स, सेकेंडरी फोर्स, मेन फोर्स पढ़ाया हूं कि नहीं? मेन फोर्स ये बटालियन नंबर 1, तो जो भी पढ़ाया यहां सब। पीएलजी का नेतृत्व किसके हाथ में है? नंबाला केशवराव, तिरुपति तिरुपति, हिडमा माडवी, तो सबका नाम भी दे दिया गया है। अब बहुत बढ़िया से देखिए, थ्रेट पोज्ड बाय बटालियन नंबर 1, यानी बटालियन नंबर 1 से खतरा क्या है। तो ये कितना जितना हमला है उसका मैंने तारीख, जगह और सुरक्षाकर्मी कितने मारे गए वो सब मैंने बॉक्स में दे दिया है, जो मैंने बताया था, ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। सुरक्षा पर कार्रवाई और बटालियन नंबर 1 का कमजोर होना ऑब्वियस है। तो अब हम लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इनको कमजोर करने के लिए? तैनाती में वृद्धि, नए पुलिस कैंप, बटालियन नंबर 1 का विभाजन यानी 2 समूहों में बंट गया, हाई प्रोफाइल उन्मूलन, अन्य पीएलजीए इकाइयों का पतन, यानी इनकी ढेर सारी कंपनियां और थी उनको समाप्त कर दिया गया या समाप्त होने की। फिर टीसीओसी माओवादियों का मौसमी युद्ध फरवरी से जून, यह मैंने आपको बता ही दिया। रिपोर्ट और डेटा, गृह मंत्रालय क्या कहता है? जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था ना बेटा कि गिरावट आई है, तो गिरावट आई है। अब आपके पास जब नोट जाएगा, मैंने बताया भी, तो जब आप गिरावट देखेंगे तो आपके पास डेटा वगैरह, तो वो भी मैंने पकड़ा दिया आपको, एनसीआरबी का, जनगणना का। अब सरकारी योजना नीतियां, उसमें प्रश्न पूछा गया ना सरकार क्या कर रही है, आप देख सकते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा है, यानी
इनको पकड़ लो। फिर समाधान सिद्धांत चल रहा है, स्मार्ट यानी कि ये पूरी स्ट्रेटजी चल रही है। फिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है, आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति चल रही है, आप देख सकते हैं। फिर बताया गया कि वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की इंसर्जेंसी से निपटने के लिए, जैसे कोलंबिया में भी एक ऐसा ही विद्रोह था जिसे फार्स कहा गया, तो वहां पर कैसे निपटा गया वो भारत के लिए सबक है, यानी कि बातचीत की गई कोलंबिया में इन विद्रोहियों से, वहां खूब विकास किया गया और विद्रोहियों को मुख्य धारा में लाया गया। ठीक है। फिलीपींस में भी ऐसा ही, जैसे हमारे यहाँ पीएलजीए कहा, वैसे ही एक वहां पर भी आर्मी थी, उसको भी विकास कार्यक्रम और सैन्य कार्रवाई के द्वारा मतलब मुख्य धारा में लाया गया। केस स्टडीज भी कुछ है, जैसे सलवा जुदूम, ग्रेहाउंड्स, ये नक्सल को रोकने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। चुनौतियां और समाधान अभी भी, क्योंकि चुनौतियां क्या घने जंगलों में होते हैं, तो चुनौतियां, लेकिन समाधान खुफिया नेटवर्क को मजबूत करे। नैतिक और सामाजिक आयाम मैंने आपको सब पढ़ा ही दिया, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। निष्कर्ष आगे कैसा है टॉपिक, मतलब एक बार कंटेंट पे एक बार अपनी राय दो, समझाया है तो मैंने, जो है कंटेंट कैसा, सच्ची सच्ची बताओ दिल से, कंटेंट कैसा है जो अभी मैंने यहां प्रेजेंट किया है, मतलब आपको मजा आएगा कि नहीं, फ्यूचर भविष्य के लिए हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है। अब आता है पीएलजी और नक्सल विद्रोह पर मुख्य मॉडल प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, अब उस प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया। मैं क्या इसमें आपको पढ़ाऊं, सब पढ़ा ही चुका हूं, हैं? मजा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही जो 3 प्रश्न है उन तीनों का आंसर भी हो गया। भारत में वामपंथी उग्रवाद सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं, अपितु एक सामाजिक आर्थिक समस्या। कैसे भाई, है कैसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, बल्कि एक गहरी सामाजिक, कैसे सामाजिक आर्थिक कारक, भूमि अलगाव, बेरोजगारी, गरीबी, खराब शासन, शोषणकारी प्रथाएं, कल्याणकारी योजनाओं की विफलता। देख रहे हो, माने इसको पढ़ने के बाद जीएस पेपर 3 आपको अलग से वामपंथी उग्रवाद पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप समझदार हैं तो 4 से 5 पॉइंट आप यहीं से हर चीज का निकाल लेंगे। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक है, क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आप सोचिएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 4, टीसीओसी क्या है, यह भी विस्तार से बता दिया गया, समझा भी दिया, यहां पर भी बता दिया गया। ठीक है। प्रीलिम्स अथॉन लेफ्ट पीएलजीए के बारे में क्वेश्चन बना दिया गया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। सबका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी हो गया। जो भी बच्चे, पता नहीं इतना कमेंट आज मुझे बच्चों ने भेजा, भाई मैं तो रोज ही ऐड करता हूं बच्चों कि ये है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप, डाउनलोड करिए। ये iOS पर भी है और उसके साथ साथ एंड्रॉयड पर भी है। अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप नाम है। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये देख सकते हैं, लिंक भी है। ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसको आप ज्वाइन करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो आपको लेक्चर भी मिलता है और पीडीएफ भी मिलती है, सिंपल सी बात। चलिए अब आता है कैसे बेगर थाई नेबर नीतियां वैश्विक व्यापार को ठप कर सकती हैं। तो बड़ा मजेदार, और मुझे लगता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया बेगर थाई नेबर पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा आप सबको समझाने की जरूरत भी नहीं है बच्चों। तो बेगर थाई नेबर यानी ये जो ट्रेड वार और संरक्षणवाद चल रहा है ना, ये इसी के लिए, ट्रेड वॉर और प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले मैं बेगर थाई नेबर नीतियां, यहां पर जरा एक बार मुद्दा पढ़ लीजिए, फिर पढ़ाता हूं। आप लोग पढ़िए, यानी वैश्विक वाणिज्य में संरक्षणवादी नीतियों और व्यापार युद्धों की बढ़ती प्रवृत्ति ने इस मुद्दे को, यानी किस मुद्दे को, बेगर थाई नेबर पॉलिसी को ध्यान में लाया। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं, ब्रेग्जिट के बाद की व्यापार नीतियां और दुनिया भर में बढ़ते राष्ट्रवादी आर्थिक उपायों ने, राष्ट्रवादी आर्थिक उपाय यानी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर अमेरिका, भिखारी ते पड़ोसी नीतियों को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। लेकिन आप इंग्लिश में ही इसको पढ़िएगा, तेवे ने पढ़िएगा।
बेगर थाई नेबर नीतियों को फिर से प्रासंगिक बना दिया। तो सबसे पहले इस शब्द का, यानी जो बेगर थाई नेबर है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ आपको, यानी इसकी मीनिंग समझा दूं तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने पड़ोसी को भिखारी बना दे भिखारी बना देना। मतलब अब इन तीनों शब्दों पर, बेगर का मतलब क्या होता है, भिखारी होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे हां सर होता है। थाई का मतलब क्या होता है? थाई का मतलब तुम्हारा, और नेबर का मतलब पड़ोसी, यानी अब तुम्हारे पड़ोसी को भिखारी बना देना। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये बिहार वाले बच्चे ध्यान देंगे, इस टाइप की कहावत आपके यहां आती है। इसका मतलब उन आर्थिक नीतियों से है जिनसे एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे कदम उठाता है जिससे दूसरे देशों को आर्थिक नुकसान। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो कल परसों की क्लास में जो 2019 में दो क्वेश्चन आए थे, एक आया था चाइना अमेरिका का, यानी चाइना का मुद्रा चालबाजी, मनी मैनिपुलेशन, ट्रेड वॉर। तो ये, और एक आया था संरक्षणवाद के दौर में डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता। तो ये जो संरक्षणवाद है मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ जो मनी मैनिपुलेशन, यानी अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देना, अवमूल्यित कर देना, जिससे कि निर्यात सस्ता हो जाए, आयात महंगा हो जाए। तो ये जो मुद्रा चालबाजी है, या जो अभी ट्रेड वॉर है, ये वही आर्थिक नीतियां हैं जिनसे एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है जिससे दूसरे देशों को आर्थिक नुकसान। अब क्या, अगर उस टाइप का प्रश्न फिर आएगा तो आप क्या लिखोगे कि नहीं? जब आप लिखोगे ये बेगर थाई नेबर नीति के तहत समझा जा सकता, और एक लाइन अंडरलाइन करोगे तो आपको दूसरों से अच्छा नंबर मिलेगा कि नहीं? ठीक है। तो यह नाम पढ़ा कैसे? पुरानी अंग्रेजी भाषा से लिया गया, जहां बेगर थाई नेबर एक मुहावरा था जिसका मतलब था अपना भला करने के लिए दूसरे का नुकसान करना। 18th और 19th सेंचुरी में यह मुहावरा व्यापार और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में इस्तेमाल होने लगा। एडम स्मिथ ने इस विचार की आलोचना की और फ्री ट्रेड का समर्थन किया। ठीक है, तो अब क्या आप सब समझ गए इस नीति को बेगर थाई नेबर क्यों कहा गया? एकदम 100%, या एक आध बार रिवाइज करा दूं? रिवाइज करा दूं। यानी जब कोई देश, जैसे अमेरिका, परसों आपने पढ़ा मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, जब कोई देश, वो हम भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल अमेरिका, चाइना भी है, क्योंकि चाइना ने भी इंपोज कर दिया। जब कोई देश टैरिफ, मुद्रा अवमूल्यन या संरक्षणवादी नीतियां अपनाकर अपने उद्योगों को बढ़ावा देता है, तो इससे दूसरे देशों की कंपनियों और व्यापार को नुकसान होता है। 3, टैरिफ, मनी मैनिपुलेशन और प्रोटेक्शनिज्म। तो इससे दूसरे देशों की कंपनी और व्यापार को नुकसान होता है। इससे वह देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, जैसे अमेरिका, जैसे चाइना, लेकिन अन्य देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, जैसे कि वे भिखारी बन गए हो। ठीक है, क्लियर बेटा? यानी अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना मेरे प्यारे बच्चों। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे क्या इसको बताने की आवश्यकता है? क्या इसको बताने की आवश्यकता है भाई? तो बेगर थाई नेबर नीतियां एक बार फिर से समझा देता हूं, जरा कान ऐसे 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 करके, ऐसे करके जरा सुन लो तो सभी लोग, एकदम फोकस, एकदम फोकस, एकदम फोकस। बेगर थाई नेबर नीतियां, ध्यान से सुनिएगा, वे आर्थिक नीतियां हैं जिनका उद्देश्य एक देश की अर्थव्यवस्था, मेरे प्यारे बच्चों, यानी एक ही इकोनॉमी को सुधारना होता है, लेकिन इससे अन्य देशों को नुकसान होता है। इसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं वो आपको पता है, फिर भी बता देता हूं, यानी टैरिफ और कोटा। टैरिफ प्लस कोटा, यानी विदेशी सामान, जैसे
भारत, इंडिया का सामान अगर अमेरिका या यूएस में जा रहा है, इस सामान पर कर लगाना ताकि हमारा माल उनकी बाजार में महंगा जाए और उनके बाजार में उनका माल सस्ते में बिके, तो स्वाभाविक रूप से हमारा माल उनकी बाजार से बाहर हो जाएगा और उनके यहां बनने वाले माल की बिक्री बढ़ेगी और वहां की आर्थिक गतिविधि तेजी के साथ चल पड़ेगी। दूसरा मुद्रा अवमूल्यन होता है, मैंने आपको बताया है, यानी इसी को बोलते हैं मनी मैनिपुलेशन, मुद्रा चालबाजी। यानी अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देंगे तो स्वाभाविक रूप से चीजें सस्ती हो जाएंगी, निर्यात सस्ता हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। और तीसरा होता है सब्सिडी, यानी 3 प्रकार से किया जाता है। यानी सब्सिडी मतलब घरेलू उद्योगों को सरकार खूब सहायता दे, जिससे कि जो उत्पादक है उनका कम खर्चा होगा, कम खर्चा होगा तो स्वाभाविक रूप से खूब सारा उत्पादन हो रहा है सरकार की मदद से, और फिर वह चीज बाजार में जा रही है, बिक रही है, वैश्विक स्तर पर वह माल ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है क्योंकि सरकार सहायता करती है, तो स्वाभाविक रूप से क्वालिटी और बेहतर होती है। तो ये हो गया इसके प्रकार, तीनों प्रकार समझ में आ गया बच्चों। तीनों प्रकार अगर समझ में आ गया तो इसका इंपैक्ट भी समझिए जो आपको बताई गया। इससे ग्लोबल ट्रेड में नीचे की तरफ एरो कर रहा हूं, गिरावट आती है और व्यापार युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि अब मैं आगे बढ़ाता हूं, मैंने कल ही आप लोगों को, अच्छा इसमें यानी जो उनका स्टेटमेंट था अभिजीत बनर्जी साहब का कि दुनिया व्यापार युद्ध के कगार पर है, तो आप देख सकते हैं। तो पहला होता है। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हो जाती। कल मैंने परसों की क्लास में विस्तार से बताया था भाई, जब टैरिफ लग जाएगा तो हमारा माल जो अमेरिका के लोग खरीद रहे हैं, बेचारे कुछ तो खरीद ही रहे होंगे ना, उनके लिए वो महंगा हो जाएगा। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता आती है, इंटरनेशनल ट्रेड इनस्टेबिलिटी आती है। क्यों? अन्य देश भी प्रतिरोधी कदम उठाएंगे। अब जैसे अमेरिका हमारे पे लगा तो हम भी अमेरिका पे लगाएंगे, जैसे कि चाइना ने अमेरिका पे लगा दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है यह नीतियां अल्पकालिक रूप से, यानी इसमें एडिटोरियल में यही कहा गया अंत में जब आप जाएंगे कि यह नीतियां, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष आपको चाहिए होता कि यह नीतियां अल्पकालिक रूप से लाभकारी हो सकती। कौन? यही टैरिफ, कोटा, मुद्रा अवमूल्यन, सब्सिडी, लेकिन दीर्घकाल में वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिए यह हानिकारक साबित होती है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। अब आप सबके मन में एक प्रश्न उठेगा भारत का पक्ष कि सर भारत क्या ऐसा कुछ कर रहा है, यानी भारत का एस्पेक्ट, भारत का परिप्रेक्ष्य। तो यस, भारत ने भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवादी नीतियां अपनाई। ठीक है, लेकिन हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई व्यापार नीतियों में संतुलन बनाना आवश्यक है भारत के लिए, जिससे कि घरेलू उद्योग भी बढ़े और वैश्विक व्यापार से भी भारत को लाभ हो। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही रहेगा कि यह अल्पकालिक रूप से लाभकारी, लेकिन दीर्घकाल में, अरे भाई आप खूब माल बना लेंगे पीएलआई के तहत, अगर बेचेंगे नहीं तो बेकार है ना। मजा आ गया बच्चों? अब सब बच्चों बताओ 100% समझ में आया कि नहीं आ गया? बेगर थाई नेवर पॉलिसी। अब सोचो आप, ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म, मुद्रा, मनी मैनिपुलेशन, ये तीनों शब्द एक बार कोई भी बच्चा हो एक बार मुझे कह दे कि नहीं समझ में आया है, फिर मैं समझा दूंगा। यानी एक तरफ से आ गया विजय कुशवाहा, अच्छा नहीं, खुशबू, सैयद छवि, दीपिका, ईशा, एवरीवन, रानी, निशा, खुशबू, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको समझ, बहुत बढ़िया। तो बस भैया लपेट लो। अब क्या करना है? अब लपेट लो। जीएस पेपर 2 IR, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, अमेरिका चाइना की ट्रेड वॉर की नीतियां, भारत पर उसका इंपैक्ट। जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है, इकोनॉमी को, जीडीपी को नुकसान पहुंचाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ट्रेड वॉर भी, जैसे आपसे पूछे ना, पोटेंशियल जीडीपी को प्राप्त करने में बाधा, ट्रेड वॉर और मनी मैनिपुलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय नीतियां भी जीडीपी को बाधित करती हैं, जैसे ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म, मनी मैनिपुलेशन। मजा आया कि नहीं आया? सेम स्टेट पीसीएस तो बताने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तो मैंने परसों कराई दिया था। विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा हेरफेर की हालिया घटनाएं भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करती हैं। अरे भाई, भारत वैसे ही व्यापार घाटे में है, तो ऐसे में अगर इस प्रकार की नीति आएंगी, भारत का व्यापार घाटा और बड़ा होगा। तो अगर व्यापार घाटा बड़ा होगा
तो चालू खाते का घाटा हमारा और बढ़ेगा। चालू खाते का घाटा स्थिर रहना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, तो स्वाभाविक रूप से यहां चिंता की बात। दूसरा, घाटा बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा ज्यादा खर्च होगा, तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा कमजोर पड़ेगा, जो स्वाभाविक रूप से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, तो दूसरा इंपैक्ट यह पड़ा। फिर तीसरा, अगर हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे या हमारे आयात भी महंगे हो जाएंगे, दोनों ही परिस्थितियों में, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के पास जो राजस्व का संग्रहण है वह कम होगा, टैक्स, सीमा शुल्क, इन सब चीजों से, तो उनका रेवेन्यू कमजोर होगा, उसका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा भी मनी मैनिपुलेशन का एक उदाहरण है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तुएं और सेवाएं महंगी भी हैं, स्वाभाविक रूप से। तो अगर वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी तो इन्फ्लेशन भी दिख रहा है। तो चौथा फैक्टर हो गया इन्फ्लेशन। ये सब संरक्षणवाद और मुद्रा हेरफेर के इंपैक्ट है। मजा आया कि नहीं मजा आया मेरे बच्चों? मजा आया कि नहीं मजा आया? एक निबंध आया था, एक आदर्श विश्व व्यवस्था का मेरा दृष्टिकोण। अगर आपको इस विषय पर निबंध लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एक आदर्श विश्व व्यवस्था में ना तो ट्रेड वॉर की जरूरत है, ना प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत है। अगर है प्रोटेक्शनिज्म की तो संयमित रूप से जैसे भारत का है, और ना ही मनी मैनिपुलेशन की जरूरत है। सब बच्चे बताएं भाई 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 भाई। और ये सब क्वेश्चन तो परसों ही करा दिया था, डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है तो। ठीक है बच्चों बच्चों बच्चों। अब बोलो बेटा, यूनिट नंबर 6 में जाएगा कि नहीं जाएगा ये? अरे क्या हो गया हैंग? हाँ, यूनिट नंबर 6 में जाएगा कि नहीं? अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिकता जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई। अब आप कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, हमें आप बताइए कैसे जाएगा। तो मेरे बच्चे स्वयं चिंतन कीजिए कि जो बेगर थाई नेबर नीतियां ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह नैतिक रूप से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घकालिक रूप से ग्लोबल जो इनइक्वालिटी है, वैश्विक असमानता बढ़ाती है, व्यापार में अस्थिरता बढ़ाती है और आर्थिक अन्याय को बढ़ावा देती है। यानी इन्हें हम कहेंगे अनएथिकल है। नंबर 1, क्यों? क्योंकि यह सेल्फ सेंटर्ड है, यानी आत्म केंद्रित दृष्टिकोण। यानी ये नीतियां केवल एक देश के हितों को प्राथमिकता देती हैं, भले इसका प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक हो। यह नैतिक रूप से गलत माना जा सकता है क्योंकि यह वैश्विक सहयोग और समान अवसरों को हतोत्साहित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार है। ठीक है, तो बस बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसको इतने से ही यूज कर लीजिए। अब आता है मॉडल क्वेश्चन। बेगर थाई नेबर की नीतियां क्या हैं? वैश्विक व्यापार पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करें। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मैंने किया हुआ है। भारतीय संदर्भ में संरक्षणवादी नीतियों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। अब यही सब क्वेश्चन आएगा ना आगे। क्या मुद्रा अवमूल्यन एक प्रभावी व्यापार नीति हो सकती है? यानी मनी मैनिपुलेशन से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये जो तीनों प्रश्न है वो पीवाईक्यू बेस्ड पर, इसलिए पीवाईक्यू का डिटेल नहीं करा है, काफी करा दिया लेकिन डिटेल नहीं करा है। उसके पीछे रीजन है। क्या यह वैश्विक वित्तीय अस्थिरता पैदा करती है? चर्चा करें। ठीक है, तो सारी चीजें तो आप देख सकते हैं। बेगर थाई नेबर नीतियां क्या है? देख कितना बढ़िया आंसर है भाई। नीतियां क्या है, इनकी उत्पत्ति, इनका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा बताया गया आपको। आधुनिक उदाहरण भी बताया गया, यानी अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध, जापान की मुद्रा का अवमूल्यन, ब्रेग्जिट और संरक्षणवाद। गजब,
कंटेंट देखो आप, नीतियों के पक्ष में तर्क, यानी यह नीति क्यों अच्छी होती है, ठीक है। घरेलू उद्योगों, नौकरियों की रक्षा करता है, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, व्यापार घाटे को कम करता है, ठीक है। लेकिन इनकी आलोचना भी की जाती है, ठीक है। तो आलोचना आप देख सकते हैं रेड कलर से सब। प्रतिशोध और व्यापार युद्ध की ओर ले जाता है, जैसे चाइना की जवाबी कार्रवाई। तो ठीक है, मजा आ गया बेटा, मैंने सब समझा दिया है। दिल गार्डन गार्डन हुआ, दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं हुआ है मेरे बच्चों? बस रटते चलो। सुनील अभिव्यक्ति, निष्कर्ष एक एक दो धारी तलवार, ठीक है बेटा, खूब मेहनत करिए। प्रीलिम्स पॉइंटर बगैर थाई नेबर को लेकर के दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सब दिया है, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। है क्या मुद्रा अवमूल्यन एक प्रभावी नीति हो सकती है? मुद्रा अवमूल्यन को समझाया गया पहले, संभावित लाभ क्या होंगे, प्रतिकूल परिणाम, केस स्टडी चीन का रेनमिनिबी का अवमूल्यन, निष्कर्ष। फिर प्रीलिम्साथॉन, बेगर थाई नेबर पॉलिसी मेरे बच्चों, ठीक है ना, संरक्षणवादी नीति और उनका वैश्विक इंपैक्ट। मजा आ गया भाई, सारे फैक्ट के साथ सारे क्वेश्चन रेडी हैं, ठीक है। जो बच्चे बार बार मैं कह रहा हूं यार, पीडीएफ भाई यही मिलती है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पे, ठीक है। ये आपका सब्सक्रिप्शन का प्लान है, लेकिन इसमें क्लास भी है, याद रखिएगा। अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इन नंबरों पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है? मजा आया? नहीं, क्लियर तो होना अलग बात है भाई, क्लियर होना अलग बात है मेरे बच्चों।